नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हम बात कर रहे हैं कि जो पढ़ाई MBA की हम करते हैं उसके आगे भी कोई MBA है क्या। और ये पढ़ाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ, जो रामायण और महाभारत के आधार पर बताते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में इंडियन अप्रोच क्या हो। यही आपने अपनी किताब बिजनेस सूत्रा में लिखा है। जी। तो पिछले कार्यक्रमों में हमने चर्चा की कि नेतृत्व क्या होता है, ग्रोथ कैसी होती है और हमारे MBA में क्या कमी है। यहाँ पर आज हम बात करना चाहेंगे कि कोई भी जो सरकार हो या संस्था हो या कंपनी हो, घर परिवार भी हो, तो एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं। जी। तो वो क्या है, ये तो MBA में पढ़ाया जाता है। आप वाले MBA में फ़र्क क्या है इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में? देखिए, नॉर्मली हम कैसे सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि एक कंपनी, मुझे कंपनी चलाना है तो कंपनी में एक मैनेजर होना चाहिए, 2 एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो पहले हम ढांचा बनाते हैं, फिर आदमी को देखते हैं, फिर उसको उस ढांचे के अंदर फिट करना चाहते हैं। मतलब हम 100% आदमी को नहीं लेते हैं, हम उसको फोर्स करके एक जगह पर बिठा देते हैं। अप्रोच अलग भी हो सकता है कि पहले आदमी को देखो, तुम्हारा रिसोर्सेज कितना है, आप किसको हायर कर रहे हो। कभी कम टैलेंटेड वाले आदमी आ जाते हैं, कभी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिज़ाइन बनाओ। सो समटाइम्स यू विल नॉट नीड सो मनी, कोई इतनी उसमें इतनी क्षमता है कि आपको 4 शायद मैनेजर की ज़रूरत नहीं, 1 मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, या क्षमता इतनी बुरी है कि 2 के बजाय आपको 4 मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। सो बिफोर वन इज स्ट्रक्चर पहले, उसके बाद पीपल, या पहले पीपल उसके बाद स्ट्रक्चर। नहीं, लेकिन हमको तो ये समझाया जाता है कि एक बिजनेस प्लान है, हाँ। ये इसका लक्ष्य है, जी। ये डिलीवर करना है, हाँ। इसको करने के लिए ये स्किल सेट चाहिए। जी। उसको हम डिफाइन करते हैं कि ऐसे 100 आदमी लगेंगे, इस स्किल सेट का आदमी जाइए मार्केट प्लेस से ढूंढ करके लाइए। तो ये तो सुनने में तो कन्विंसिंग लगता है। ये फंडामेंटल्स देखिए यहाँ पे। तो मतलब व्यापार शुरू कहाँ से होता है? शुरू किया हमने व्यापार को टारगेट से या पैसे से, तो ध्यान वहीं पे है। लेकिन अगर हम व्यापार को देखें कि व्यापार किसके लिए है, मनुष्य के लिए है, लोगों के लिए है, ये अप्रोच की टारगेट से शुरू करो। ये शेयर होल्डर अप्रोच है कि मुझे पैसे चाहिए, बाकी सब उसके लिए माध्यम है। दूसरा अप्रोच जिसको हम स्टेक होल्डर अप्रोच कहते हैं कि व्यापार लोगों के लिए है, शेयर होल्डर, एम्प्लॉई, वेंडर, कंज्यूमर, सबके लिए है। तो आप शुरू करते हो लोगों से, फिर बोलते हैं कि इनके स्किल सेट्स क्या है, फिर करते हैं कि स्किल सेट के हिसाब से मैं डिज़ाइन बनाऊंगा और प्लानिंग करूंगा। सो दे आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस। द MBA अप्रोच इज इम्पर्सनल, प्रोसेस ड्रिवन, ज़्यादा प्रोसेस को वैल्यू देते हैं, मर्यादा रूल्स को देते हैं वैल्यू, आदमी को वैल्यू कम देते हैं। यहाँ पे आदमी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और रूल्स, प्रोसेस, सिस्टम को सेकेंडरी। दोनों चाहिए हमारी, बट क्वेश्चन इज आप फोकस कहाँ पे है। खास करके तब जबकि एक भारतीय समाज के रूप में हम लोग अलग किस्म के लोग हैं जिनको वेस्टर्न माइंडसेट में फिट भी नहीं किया जा सकता। तो इस धारणा पर आप जोर दे रहे हैं कि जैसे लोग आपके पास हैं, उसको, उस लोगों के आधार पर आप अपना बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाइए। देखिए, जैसे हमारी MBA टेक्स्ट बुक्स लिखे कौन है? ज़्यादातर लोग जो यूरोप के हैं या अमेरिका के हैं, और वहाँ का जो, जिसको हम कहते हैं संस्कृति, ऑफिस की संस्कृति और ऑफिस के बाहर जो संस्कृति, वो एक जैसी है। दोनों जगह पे प्रोसेस या रूल्स को वैल्यू देते हैं और लोग को सेकंड दर्जा दिया जाता है। तो रूल इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट, संस्था पहले, आदमी दूसरा। हमारी संस्कृति अलग है यहाँ की, यहाँ पे आदमी पहले, संस्कृति बाद में। एंड विच मीन्स घर के, हमारे घर के जो वैल्यूज़ हैं और घर के बाहर वैल्यूज़ हैं वो बहुत अलग हैं। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया को कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए। हम जब तक यूरोपियन और अमेरिकन के जैसे सोचेंगे नहीं, तब हमारा सक्सेस नहीं होगा। अब ये कॉपी पेस्ट मेथड इज़ वेरी डेंजरस, इट डजंट वर्क। आपको होम ग्रोन चाहिए, जो हमारे, क्या बोलते हैं, इस मिट्टी से जो निकली हुई है बात। और यहाँ पे पहले आदमी फिर संस्था, वहाँ पे पहले संस्था फिर आदमी। बिल्कुल। और इसी में वहाँ का जो एक शब्द है उस पढ़ाई का, उसको कहते हैं हायरार्की। लेकिन ये चीज़ तो हमारे भारतीय समाज में भी बड़े पैमाने पर है, जिसको हम कहते हैं वर्ण और वर्ग व्यवस्था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसमें हायरार्की का होना, कई लोग आजकल ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या क्रिएट करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की करने से रोकता है। तो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो हायरार्की प्राकृतिक है। प्रकृति में भी एक हायरार्की होती है, एक फूड चेन होती है, एक पैकिंग ऑर्डर होता है, तो ये प्राकृतिक है। लेकिन प्रकृति में एक दूसरी चीज़ है, सब चीज़ नश्वर है, नथिंग लास्ट फॉर एवर, कोई भी स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं होता। जब हायरार्की, स्ट्रक्चर, संस्था परमानेंट हो जाते हैं तो भयानक होते हैं।
एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया. द स्ट्रक्चर्स हैव बिकम रिजिड. फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बहुत ही रिजिड हैं. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू कॉन्सेप्ट्स, और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड्स. एक शब्द है जाति, वेरी इन्फ्लेमेटरी वर्ड, और दूसरा है वर्ण. तो वेदों में वर्ण कहा गया है, जाति शब्द बहुत बाद में आता है, और नाउडेज ये दो शब्दों को हम इंटरमिंगल करते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट. वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था इज़ वेरी डिफरेंट. जाति व्यवस्था इज़ फिक्स्ड, कि जन्म से आपका जात पता चला कि आप इनके घर में पैदा हुआ है, ये आपका जात है. इट इज़ लाइक सर्टिफिकेट कल्चर, या आप इनसे इंस्टीट्यूशन से आए हो, आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से मैं आदमी का तोल मोल करता हूँ. मैं आदमी को बोलता हूँ कि अच्छा तुम इस इंस्टीट्यूट से आए हो तो तुम्हारा दर्जा ऊपर, इस इंस्टीट्यूट से आए हो ये तुम्हारा दर्जा नीचे. तो मैं आदमी को नहीं देखता, सर्टिफिकेट को देखता हूँ, या उसके इसको कहते हैं तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, जिसको आप बदल नहीं सकते ना. दूसरा है वर्ण व्यवस्था. वर्ण व्यवस्था आदमी के दिमाग को देखना. ना दिमाग को कैसे देखें, दिमाग तो दिखता नहीं है, वो निर्गुण है. यू कांट सी द माइंड. बट जिस दिन हम उसका दर्शन कर सकते हैं कि आदमी है कौन, उसकी क्या बोलते हैं, व्हाट इज हिज क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन, क्वालिटी ऑफ हिज माइंड, ये इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते. वर्ण व्यवस्था जिससे हम ये यहाँ पे हायरार्की शिफ्ट होता है, चेंज होता है. तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं. एक वर्ण होता है जहाँ पे कहेंगे कि मैं आपको फॉलो करूँगा, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जब आप बच्चे रहते हो कि बच्चे जो माँ बाप कहेंगे वही बात सुनते हैं, बट यू कांट स्टे देयर फॉर एवर. या क्राइसिस में, क्राइसिस में कुछ गड़बड़ होता है तो हम किसी गुरु के पास जाते हैं कि बस आप बता दो, हम वो करेंगे, बिकॉज क्राइसिस है. बट यू कांट स्टे देयर, वो नश्वर है, यू कांट स्टे देयर फॉर एवर. फिर नेक्स्ट वर्ण आता है, वहाँ पे फिर भी फॉलो करता हूँ मैं, लेकिन मतलब से, कि मैं मतलब ही होता हूँ. आई एम अ फॉलोअर बट मेरा कुछ स्वार्थ है उसमें. ये सेकेंड वर्ण. फिर थर्ड वर्ण आता है जहाँ पे मैं लीडर बनता हूँ बट फिर भी स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए. एंड फोर्थ वर्ण जहाँ मैं लीडर बनता हूँ दूसरों के उद्धार के लिए. सो वी हैव टू चेक. हमारे जो टीम है, हम जब आदमी को देखते हैं इंटरव्यू में, उसका CV देख लिया, उसके सर्टिफिकेट्स देख लिए, उसका ओरिजिन्स देख लिया, वो ठीक है, जाति हो गया, फिनिश्ड. वर्ण देखो किस प्रकार, वो फॉलोअर है कि लीडर है, मतलबी फॉलोअर या सेल्फलेस फॉलोअर है, या मतलबी लीडर है या सेल्फलेस लीडर है. अगर ये डिवाइड करें तो उससे आदमी पता चलता है कि आदमी है कौन. हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते. हम ये दिस संस्था / सर्टिफिकेट / प्रोसेस बहुत ही भयानक चीज़ है. किसी भी संस्था के अच्छे ढंग से चलने के लिए ज़रूरी है कि आपका ये फॉर्मूला जो है वर्ण वाला, कि आदमी की हैसियत से मेरा मतलब उसकी गुणवत्ता, उसका कौशल, गुण क्या है, वो उसकी काबिलियत क्या है, इस्तेमाल क्या है. और ये क्या बहुत ही सब्जेक्टिव होता है. आप इसको सर्टिफिकेट में नहीं डाल सकते. आपको लगेगा कि इसमें लीडर की क्वालिटी है, अभी वो देखने का ढंग, अभी आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, आपको टेस्ट से नहीं पता चलता है. लेकिन हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम वर्ण के ऊपर, बिकॉज इट इज नॉट टेंजिबल, सगुण नहीं है, मेजरेबल नहीं है. और इसीलिए आजकल चूंकि सबको सगुण और मेजर करना है, और आजकल ऑनलाइन एल्गोरिथम में डाल करके आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो ऐसे में समस्या बिल्कुल यही आती है कि लीडर अपने गट पे काम करे या एक बने हुए मैट्रिक्स के भीतर काम करे. प्रश्न ये है कि इसी MBA की बाहर वाली पढ़ाई में हमने मेरिटोक्रेसी के बारे में बहुत सुना है. मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, मेरिट को प्रधानता देनी चाहिए, अपने चहेतों को नहीं देनी चाहिए. भारतीय व्यवस्था में, भारतीय मैनेजमेंट व्यवस्था में वास्तविकता क्या है? देखिए, मेरिटोक्रेसी बहुत ही अजीब शब्द है. लोग बोलते तो हैं, लेकिन मेरिटोक्रेसी का मतलब है जंगल, क्योंकि जंगल में मेरिटोक्रेसी ही चलती है ना. जितना जो दौड़ता है वो जीतता है. ज़्यादा अगर एक हिरन जोर, इफ़ अ डियर रन्स फास्टर देन टाइगर, तो उसका मेरिट है, तो वो बच जाएगा. अगर टाइगर और फास्ट दौड़ेगा तो उसका मेरिट है, तो वो खा जाएगा. तो रियली जंगल में मेरिटोक्रेसी होती है, समाज में मेरिटोक्रेसी कभी नहीं होती. यहाँ पे कोई ना कोई इंटरवेंशन होता ही है. तो पॉजिटिव इंटरवेंशन होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे कहते हैं हमारे देश में. जैसे जो पुअर सेक्शन है, आप उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं उनके उद्धार के लिए. सो मेरिटोक्रेसी इज अ वेरी स्ट्रेंज वर्ड. इसका अभी हमारी सोसाइटी में क्या हो गया, हमारा सोसाइटी इज बिकम अ सर्टिफिकेट कल्चर. सो यू आर बैंड 1 एम्प्लॉई, और कन्वेयर बेल्ट हो गया कि इतने साल के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा. वर्ण बदला नहीं है,
लेकिन इतने बाद आपका प्रमोशन होना ही परिष्कार है। नहीं हुआ है लेकिन प्रमोशन तो होना ही हाँ, है। तो ग्रोथ नहीं हुआ, वृद्धि, उसके मन में वृद्धि नहीं हुई, उसके काबिलियत में वृद्धि नहीं हुई है, उसके सोचने का तरीके में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन हम उसको राजा बना देंगे क्योंकि रिटायरमेंट के 2 साल बचे हैं, उसको डायरेक्टर बना दो। क्यों? जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, संगठन की या संस्था की, तो आसपास में जो हो रहा है उसको देखिए। संस्थाओं में और संस्था के भीतर टकराव कैसे कैसे हैं। हमारे मीडिया का उदाहरण लीजिए तो एडिटोरियल और सेल्स के बीच में हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट रहता है और चलना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक और आरबीआई गवर्नर के बीच में तनाव रहना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ संस्थाएं हम लोग बात करते हैं, लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इस मौजूदा माहौल में एक दूसरे से लड़े भिड़े हुए हैं। ये बैलेंस और टकराव, इस पर आपका क्या? देखिए, हम व्यापार के बारे में बात करते हैं और व्यापार का मतलब क्या है? लक्ष्मी का मंथन करना। मंथन कहाँ से करना? क्षीर सागर से। क्षीर सागर का मतलब क्या है? मार्केट, बाजार। बाजार से लक्ष्मी को अंदर लाना, राइट? उसके लिए हमको एक चर्न करना है, मंथन करना है। तो मंथन के लिए आपको क्या चाहिए? एक संस्था चाहिए, उसमें एक फोर्स होगा, एक काउंटर फोर्स होगा। तो एक एडिटोरियल, सेल्स, या नॉर्थ ब्लॉक, आरबीआई। सो 2 फोर्स होती है। अभी आप मंथन कैसे करते हैं? एक जब चलता है तो दूसरा खुलता है, एक को आप फोर्स लगाओ तो दूसरा छोड़ देता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? ये टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है और ये मंथन नहीं है, दिस इज टग ऑफ वॉर। यहाँ पे एक गिरेगा और दोनों गिरेगा और कुछ मंथन नहीं हो रहा है, ना लक्ष्मी निकल रही है, क्योंकि दोनों का दक्ष प्रजापति है ना, दोनों अपने आप से लड़ रहे हैं जैसे पशु लड़ते हैं। वी आर नॉट, दोनों का दर्शन नहीं कर रहे हैं कि कब छूट। दर्शन फॉर मंथन टू बी सक्सेसफुल, एक हाथ छोड़ना चाहिए, एक को काम करना चाहिए। जब ये काम कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो, और इतना ना छोड़ दो कि ये पूरा खींच ले, तो फिर डूब जाएगा। और पकड़ लो और फिर वापस इससे जब खोलते हैं तो इसको खोल दो। दिस फोर्स एंड काउंटर फोर्स, मंथन शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन समझते नहीं हैं। केवल विष्णु समझता है कि कब छोड़ना चाहिए। दैट ट्रिक, कब छोड़ना और कब नियंत्रित करना, ये इस पर भी निर्भर करता है कि परिवर्तन की दिशा क्या है, मार्केट प्लेस में बदलाव क्या है, मार्केट फोर्सेस में बदलाव क्या है, और उसके मुताबिक आप उसको कह सकते हैं कंज्यूमर सेंट्रिक, लेकिन फिर आप वैसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन कि अभी कौन सा फंक्शन आपका फ्रंट फुट पे खेलेगा और कौन सा बैकएंड पे खेलेगा। जैसे मार्केट जब डाउन है तो सेल्स बिकम्स वेरी क्रिटिकल, बिकॉज जब तक धन अंदर नहीं आएगी तो नहीं तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो यू कैन फोकस ऑन सुप्रीम क्वालिटी ऑफ कंटेंट in a media space, for example, because money is coming, so now focus on content, quality of content, brand equity, ताकि जब मार्केट डाउन जाए तो वो जो कंपनी का ब्रांड इक्विटी अच्छा है वो सर्वाइव करता है, वो लीडर बनता है। दिस थिंकिंग की लंबे सोच, जिसको मैं गरुड़ दृष्टि कहता हूँ, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, सर्प दृष्टि, ये तभी होता है जब हम निर्गुण को देखते हैं। देन वी सी द इनविजिबल फोर्सेस, जब विष्णु चरित्र होता है, नॉट दक्ष चरित्र। बिल्कुल। इन सारी चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशंस चलाने में आफ्टर ऑल बात ये है ना कि हमारा आपका रिलेशन क्या है। हम दोनों जो बात कर रहे हैं उसमें कितना सौहार्द है, किस बात का अच्छा या बुरा माना जा सकता है। तो एक तरफ तो शार्प, स्मार्ट, इंटेलिजेंट होने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ भावना से पीछा नहीं छूटता। ये ईगो और इमोशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत स्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन आपका ईगो इमोशन का क्वेश्चन ठीक नहीं है। ये समस्या इस MBA की पढ़ाई से कैसे एड्रेस की जाए? मनुष्य है तो इमोशन है, अगर आप इमोशन को निकाल दो तो वो तो मशीन बन जाता है। एंड दिस इज द वेस्टर्न मॉडल कि इमोशंस को बाहर रखो। तो हमने प्रोफेशनल और पर्सनल ऐसे स्प्लिट कर दिया आदमी को कि मंडे टू फ्राइडे आप इमोशंस मत रखो, जो बोला गया है वो काम करो, दिमाग बाहर रखो, सैटरडे संडे आप पर्सनल बन जाओ। इससे क्या है, ये थोड़ा आदमी पागल हो सकता है, बिकॉज ही इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि मनुष्य है, ईगो तो रहेगा ही। अगर विष्णु चरित्र है तो आप उसको संभाल लोगे, आपको पता चलेगा ये इनसिक्योर। ईगो कहाँ से आता है? ईगो इनसिक्योरिटी से आती है। एक आदमी जब कंट्रोल करना चाहता है लोगों को, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी, तो भय से आता है। जब डोमिनेट करना चाहता है मतलब भय है। टेरिटोरियल है, वो अपना इलाका बांध के, वो भी तो भय से ही आता है। सो विष्णु चरित्र इज रिकॉग्नाइजिंग दिस। लीडर बनना है तो पहले इसको समझो। डोंट से कि अभी ये डरो मत। अरे डरो मत मतलब क्या? मनुष्य है,
वो डरेगा, वो इनसिक्योर हो जाएगा। कोई टैलेंटेड आदमी ऑफिस के अंदर आ गया तो जो बाकी लोग डर जाएंगे, यंग आदमी आ गया तो ओल्ड लोग उससे डर जाएंगे। भारतीय उद्यम या भारतीय व्यापार में एक और समस्या हम देखते हैं, वो ये है कि हमने ग्रोथ की पहले बात की, अभी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी अप्रोच से ड्रिवन हो, लेकिन एक हिंदुस्तानी मन और है, वो ये है कि कंट्रोल नहीं छोड़ना है। हम लोग फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस से निकल करके आए हैं और वहाँ पर ग्रोथ को कहीं ना कहीं ये चीज़ रोकती है कि कंट्रोल नहीं छोड़ना है, ओनरशिप नहीं छोड़नी है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा सीरियस एंटीडोट है बड़े ग्रोथ बड़े स्केल के खिलाफ? एब्सोल्युटली। सी वो फेमस जाटक कथा है या पंचतंत्र की कहानी है ना, जहाँ पे वो वानर मटके के अंदर हाथ डालता है और अंदर चने होते हैं और वो मुट्ठी ऐसे बना लेता है तो मटके के अंदर अटक जाता है हाथ और छोड़ना नहीं चाहता और अटक जाता है, वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। ऐसे ही बहुत बिजनेसेस होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अटक गए हैं। वो चना पकड़ के वो जो भी प्रॉफिट है, उनको लगता है कि 50 करोड़ का बिजनेस है तो मैंने सक्सेसफुल हो गया। अरे 500 बन सकता है, 5000 बन सकता है, 50,000 बन सकता है, लेकिन आपकी अगर वृद्धि नहीं हुई तो मनोवृद्धि, नॉट आंकड़ा वृद्धि। सो व्हाट डज इट मीन? अभी ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, सोचने के लायक है। अभी अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़े तो वहाँ पे क्या होता है, नक्षत्र होते हैं और ग्रह होते हैं। नक्षत्र मतलब तारे। अभी आप तारों को गिन नहीं सकते बिकॉज ये बहुत अनगिनत हैं, तो आप उसको क्लस्टर बना दिया जिसको नक्षत्र कहते हैं कि ये नक्षत्र, ये नक्षत्र, ये नक्षत्र। इनको कंट्रोल कौन करता है? ग्रह होते हैं, और ग्रह केवल 9 होते हैं और वहाँ पे सूर्य होता है बाकी। तो अगर आप बोले कि मेरे बिजनेस में केवल 9 लोग हैं जिसको मैं मैनेज करता हूँ और उन 9 लोगों को अगर मैं डेवलप करूँ तो वो 9 और 9 को हैंडल कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल वो और 9 को हैंडल कर सकते हैं। सो मुझे पूरे दुनिया को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल इन 9 लोगों को हैंडल करना है। बट हम ऐसे नहीं सोचते, हम बोलते कि पहले से हर तारा को भी मैं कंट्रोल करूँगा। अभी ऐसे अगर तारा को भी कंट्रोल करना पड़े तो फिर तो आपका ब्रह्मांड इतना ही छोटा रहेगा। तो यानी अगर हम 500 आदमी के ऑर्गेनाइजेशन हैं और 5000 के या 10,000 के ऑर्गेनाइजेशन बन गए तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, जो कि पश्चिम वाले MBA से पढ़ करके हम समझते हैं, वो हमारे इस ज्योतिष या ये ग्रह और नक्षत्रों की इसका मतलब क्या है? डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन का मतलब है कि अभी डेलीगेशन इज नॉट द राइट वर्ड, इट इज डेवलपमेंट। कि मुझ में जो भय है कि जब तक मैं कंट्रोल करता हूँ सब ठीक, ये दक्ष प्रजापति माइंडसेट है। विष्णु क्या कहेगा कि नहीं, दूसरे को मैं डेवलप करता हूँ ताकि वो 50 करोड़ का बिजनेस हैंडल कर पाए। सो आई नीड टू क्रिएट, अभी मैं 50 करोड़ का बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, अगर मैं 10 लोगों को क्रिएट करूँ जो ईच वन कैन हैंडल 50 करोड़ बिजनेस, देन आई कैन रन अ 500 करोड़ एम्पायर। ठीक है, अभी 500 करोड़ का एम्पायर मतलब मेरे पास 10 लोग हैं जो 50-50 हैंडल करते हैं, तो मैं कहूँगा अच्छा अभी मैं 10 लोगों को तैयार करता हूँ जो ईच वन कैन हैंडल 500 करोड़ का एम्पायर। तो 500 500 500 500 मैथ्स कीजिए तो कैसे होता है ग्रोथ, इससे वृद्धि होती है। मतलब पीपल डेवलपमेंट, ग्रहों के ऊपर फोकस करो, उनको इंद्र से दक्ष से विष्णु बनाओ, जितना विष्णु बनाओगे उतनी लक्ष्मी आएगी। लेकिन हम विष्णु नहीं बनाना चाहते तो लक्ष्मी नहीं आती हमारे पास। आप ये कह रहे हैं कि वास्तविक प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए और पूरे समाज के व्यापक भलाई के लिए अगर विकास करना है तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मनोवृद्धि और आंकड़ा वृद्धि में क्या फ़र्क है। तो चलते चलते आपका टिप इस विषय पर क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? माय बिगेस्ट टिप इज़ कि सर्टिफिकेट कल्चर से दूर चलो। सर्टिफिकेट का एक वैल्यू होता है, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ MBA स्कूल में लोग सिर्फ वो MBA सर्टिफिकेट के पीछे, उनको लगता है सर्टिफिकेट से मुझे नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। शायद दरवाजे के अंदर आप आ सकते हो, उसके बाद वृद्धि केवल मनोवृद्धि से होती है, सर्टिफिकेट वृद्धि से नहीं। बिल्कुल, आपके व्यक्तित्व में वो दम है तो आपका चलता फिरता खुद का शरीर जो है वही CV नज़र आ जाएगा, न कि लिखा हुआ एक मोटा सा पुलिंदा। देवदत्त जी, आपसे चर्चा करके हमेशा की तरह बहुत खुशी हुई और हमको उम्मीद है कि दर्शकों को इसमें काफ़ी छोटी छोटी बातों के ज़रिए कुछ बड़े बड़े ज्ञान की बातें मिली हैं और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार।